पार्ट 2 में देखा होगा कि सन्यासी मंकी किंग और अपने दो शिष्यों के साथ धर्म ग्रंथ लाने पश्चिम यात्रा में निकले होते हैं। पार्ट 3 में हम आपको बताएंगे कि वे धर्म ग्रंथ हासिल कर पाते या नहीं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कहानी की शुरुआत में देखते हैं सन्यासी मंकी किंग और अपने शिष्यों के साथ नदी के रास्ते जा रहे होते हैं। फिर देखते हैं नदी में एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर मछली होती है, उन पर हमला करने लगती है। बुजिंग नाव को बुलेट ट्रेन की माफिक भगाता है। नाव पत्थर से टकराकर ऊपर उठ जाता है। मछली उन्हें अपना लंच बनाने ही वाला होता है कि बुद्धा आकर उन्हें बचा लेता है और एक अलग ही दुनिया में भेज देता है जिसे स्त्री लोग कहते हैं। वहाँ एक भी आदमी नहीं रहता था। फिर देखते हैं अप्सरा के माफिक एक लड़की स्त्री लोग में मर्दों को देखकर आश्चर्य हो जाती है और उनके पास जाती है। उनकी नजरों से लग रहा होता है कि वह सन्यासी पर फुलटू फिदा हो गई हो और उनसे पूछती है, क्या तुम एक आदमी हो? बेचारा हुकोंग भी हैरान हो जाता है कि ये क्या पूछ रही है। सन्यासी जवाब देता है कि वह आदमी की तरह नहीं दिखता। उसकी सवारी भी इशारा करती है कि जाने का वक्त हो गया। लड़की फिर कातिल इस्माइल लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। यहाँ देखते हैं उनका एक छोटा सा राज्य होता है जो पहाड़ों से घिरा हुआ होता है। फिर पता चलता है वह स्त्री लोग की राजकुमारी होती है और अपने साथियों को बताती है कि आज उसने आदमी देखे। वह लड़की बोलती है यह हो नहीं सकती। उसे लगती थी कि स्त्री लोग तक पहुँचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, फिर वे कैसे आ गए। राजकुमारी बताती है कि वह उनके साथ बात भी किया। लड़की पूछती है दिखने में कैसे थे? वह बताती है उनके बड़े बड़े आंखें थे, दयालु भी लग रहे थे। जिसकी बात सुन उन्हें लगती है कि राजकुमारी बीमार हो गई है और पुस्तक खोलने लगते हैं। स्त्री लोक में तो सांप से भी ज्यादा जहरीला जीव का क्रेडिट पुरुषों को ही मिला होता है। जहाँ सांप और पुरुष दिखे तो सबसे पहले पुरुष को ही टपकाना चाहिए। आगे बताती है किसी आदमी को देखते ही दिल की धड़कन तेज हो जाए, आपके अंग कमजोर हो रहे हो और हर तरफ कांप रहे हो, इसका मतलब है कि आप शापित हैं और प्यार में हैं। इसका कोई इलाज नहीं है। आगे देखते हैं वहाँ का एक हिस्सा गायब होता है। मैडम प्रीसेप्टर आ जाती है। वह समझती है कि दुनिया में सब कुछ के बीच केवल पुरुष ही कोबरा के माफिक जहरीले होते हैं, धोखे व छल से भरा हुआ। यदि वह इस लव पॉइजन से संक्रमित है तो जल्द ही इसे मिटाने व मूल कारण को काटने के लिए कहती है। उन्हें टपकाने की बात कहती है। राजकुमारी उसकी बात में हामी भर देती है। फिर देखते हैं बाजी कहीं खो जाता है, उसे ढूंढने लगते हैं। फिर देखते हैं भाई खोया नहीं बल्कि साक्षात ग्लिमर ताड़ रहा होता है जहाँ बहुत सारी स्त्रियां नहा रही होती है, जिसे देखकर भाई का दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और अपने वसूलों को पीछे छोड़ जैकी चैन के माफिक गेटअप चेंज कर उनके सामने जाता है। लेकिन यह मैडम पहचान लेती है कि वह एक सुअर है और पानी में कपड़े डुबोने के माफिक उसको डुबोने लगती है और अपने मास्टर को मदद के लिए पुकारता है। लेकिन उनके पास भी स्त्रियों की फौज पहुंच जाती है। हुकोंग जैसे ही फाइट मूड में आ रहा होता है, सन्यासी लड़ने से मना कर देता है। उनको फिर किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। स्त्रियां उन्हें देखकर घबरा जाती है। सन्यासी उनसे पूछता है कि वे कहाँ हैं। महिला बताती है कि वे स्त्री लोक में हैं। सन्यासी फिर से पूछता है हमने कौन सा पाप किया है। महिला जवाब देती है एक आदमी होने के नाते जो एक पूंजीगत अपराध है। उन्हें फिर अंदर ले जाते हैं। वे लड़की को देखकर हैरान हो जाते हैं जो एक राजकुमारी होती है। मैडम प्रीसेप्टर राजकुमारी को बताती है उनके मुख्य पुजारी ने देखा कि मातृत्व नदी बेचैन थी। वह जानती थी कि कुछ जहरीला जीव होगा जो आगे बढ़ रहा है और राजकुमारी को उचित निर्णय लेने के लिए कहती है। तभी सन्यासी बोलता है कि वे गलती से वहां पहुंच गए और वे कोई जहरीला जीव नहीं है। राजकुमारी फिर निर्णय लेती है कि उन्हें टपकाने से पहले व्यक्तिगत रूप से बात करेगी। फिर उन्हें कारावास में ले जाते हैं। फिर ये क्या देखते हैं मास्टर हुकोंग को तोड़ने के लिए बोलता है। उसी वक्त राजकुमारी अपने दोस्तों के साथ उनसे बात करने जा रहे होते हैं। वह जानना चाहती थी कि पुरुषों में ऐसा कौन सा जहर है जिनसे वहाँ के लोग नफरत करते थे। जा ही रहे होते हैं कि हुकोंग दरवाजों को इतनी जोर से खोलता है सभी के सभी दीवार में छिपकली के माफिक चिपक जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। फिर वहां से उड़ने लगते हैं लेकिन वे बाहर नहीं जा पाते। वहां कवच के समान घिरा होता है जिससे वे वापस नीचे गिर जाते हैं। सभी हैरान हो जाते हैं। हुकोंग जान जाता है और उन्हें बताता है कि किसी ने मंत्रमुग्ध बाधा सेट कर दिया है जिसके मुताबिक वे बाहर नहीं निकल सकते और वापस जाकर लड़कियों से पूछने का प्लान करते हैं। सन्यासी उन्हें देखकर आश्चर्य हो जाता है कि किसने किया। फिर चुपके से अंदर चले जाते हैं। तभी देखते हैं लड़कियों को होश आ जाती है। राजकुमारी आकर उनसे पूछती है कि हमला उन्होंने किया। सन्यासी हाँ में जवाब देने ही वाला होता है कि वे तीनों नहीं बोलते हैं। फिर वे उनसे व्यक्तिगत रूप से सवाल पूछते हैं। पहले में हुकोंग और लड़की झगड़ने लगते हैं। लड़की बहुत ज्यादा बोल रही होती है। जैसे ही किंगू भाई अपना सिर टेबल पर रखता है जिसे देख लड़की की बोलती बंद और बेहोश हो जाती है। दूसरे में देखते हैं लड़की फुल स्वेग से दम मार रही होती है। बाजी भी गेटअप चेंज कर हीरो के माफी
रोमांटिक लग रहा होता है। लड़की को मर्द पसंद नहीं होते, फिर क्या भाई फिर से गेटअप चेंज कर लेता है, लेकिन लाइन मारना नहीं छोड़ता। मैडम फिर भी उसका दिल तोड़ देती है क्योंकि वह सुअर मर्द होता है, फिर उसको भी सुअर बनाता है। मैडम गुस्से से उसको पीटने लगती है। अगले में देखते हैं बुजिंग कन्या के साथ पंजे लड़ा रहा होता है, लेकिन वह हार जाता है और वह अपने मर्दानी होने पर शक करने लगता है, लेकिन लड़की उस पर इम्प्रेस हो जाती है। बुजिंग फिर बर्फ के माफिक जम जाता है। लास्ट में देखते हैं सन्यासी और राजकुमारी बात कर रहे होते हैं। राजकुमारी बताती है कि उनके पूर्वज रानी ने कहा था कि दुनिया में सब कुछ के बीच पुरुष ही सबसे जहरीले होते हैं। धोखे से भरा हुआ स्त्री से शादी कर बच्चा पैदा कर उसकी उपेक्षा करते हैं और अंत में किसी और महिला की ओर रुख कर लेते हैं। सन्यासी जवाब देता है कि वह इस तरह का आदमी नहीं है। राजकुमारी फिर कहती है कि मैडम प्रिसेप्टर ने कहा, यह वही झूठ है जो हर आदमी बोलता है। राजकुमारी फिर उदास हो जाती है कि वह भी उन्हीं लोगों में से है। सन्यासी फिर बोलते हैं, यदि आप मेरा विश्वास नहीं करती तो आप मेरे पास क्यों आना चाहते थे? जिस पर राजकुमारी प्यार से बोलती है, क्योंकि मुझे तुम्हारी याद आती है। सन्यासी महाराज फिर तो शर्मा ही जाता है। उससे भी पूछने लगती है, लेकिन महाराज जो सन्यासी ठहरे वह इन सब बातों से पिघलने वाले नहीं थे और उसे समझाती है कि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वह नहीं कर सकता और पालन करने के लिए बहुत सारे नियम और आज्ञाएं हैं। राजकुमारी फिर भी उसके पीछे पड़ जाती है। सन्यासी महाराज साफ मना कर देता है और बताता है कि उसका एक ही गोल है, जो पश्चिम यात्रा में जाकर धर्म ग्रंथ को लाना, जिससे वह दुखों की दुनिया में जाकर उनकी मदद कर सके। फिर उसे अपनी एक किताब पढ़ने के लिए देता है, जिसे पढ़कर वह समझ जाएगी और पढ़ने के बाद लौटाने बोलता है। वुकोंग उनकी बातें सुन रहा होता है। राजकुमारी से बाहर जाने का रास्ता पूछते हैं। राजकुमारी कहती है कि उनके लोगों ने कभी स्त्री लोक से बाहर जाने की कोशिश नहीं की, मगर वह उनके लिए हर तरह की कोशिश करने को तैयार थी और रास्ता खोजने में उनकी मदद करेगी। अगले दिन देखते हैं चारों को टपकाने के लिए बांधे होते हैं, लेकिन राजकुमारी वहाँ नहीं होती। मैडम प्रिसेप्टर पूछती है। वह बताती है कि राजकुमारी ये सब देखना नहीं चाहती थी, लेकिन राजकुमारी तो गार्ड बनकर उनके पास होती है। उन्हें बताती है कि वह तीर को बदल दिया है, उन तीरों से उन्हें कुछ नहीं होगा। उन्हें मरने की एक्टिंग करने बोलती है। तीनों पर तीर छोड़ने के बाद बाजी के लिए तो स्पेशल था, उसके पास शक्तिशाली तीर छोड़ने को बोलती है। बेचारा बाजी रोने लगता है। उस पर फिर कई सारे तीर छोड़ देते हैं। फिर उनको एक गुफा में ले जाते हैं। राजकुमारी बताती है कि यह मातृत्व नदी है, यहीं से स्त्री लोक के बारे में शुरू हुआ है। उनके पूर्वजों को उनके शादी के दिन एक बेवफा आदमी ने धोखा दिया था और मनुष्य ने उन्हें टपकाने की भी कोशिश की, जिससे वे यहाँ आ गए और मंत्रमुग्ध बाधा सेट करके अपने को अलग कर लिए। और अच्छी बात यह है कि उनके रॉयल लाइब्रेरी पुस्तक में बाहर जाने का रास्ता लिखा हुआ है। आगे बताती है कि उस किताब का एक अंश गायब है, जिसमें स्त्री लोक से बाहर जाने का रास्ता दिया हुआ था। वुकोंग को पता चल जाता है कि वह हिस्सा यहीं कहीं है। सभी फिर उसको ढूंढने लगते हैं। वुकोंग को टुकड़ी दिख जाती है जो नटखट होती है, चल फिर बोल सकती थी। सभी उसे पकड़ने लगते हैं। वह वुकोंग को चिढ़ाने लगता है, बंदर करके उसे पकड़ ही रहा होता है। तभी दो बिच्छू उसे बचाने के लिए आता है। सन्यासी और राजकुमारी उसे पकड़ते हैं और इधर फाइट चल रहा होता है। वुकोंग फिर उनको ऐसा सबक सिखाता है कि वापस छिप ही जाते हैं। यह लड़की फिर बाजी को लगे तीर से उस पर हमला करती है, जिससे किताब की टुकड़ी को लग जाती है। वुकोंग फिर प्यार से रास्ता बताने को बोलता है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आता। फिर देखते हैं मदरहुड नदी के पानी पीने से सन्यासी, वुजिंग और बाजी प्रेग्नेंट हो जाते हैं। सन्यासी वुकोंग को कुछ करने के लिए बोलता है। लड़की बताती है कि इन्हें ठीक करने के लिए वसंत जल लाना होगा। वुकोंग उसे लाने के लिए जाता है, जहां देखते हैं भाई साहब खुद को सुंदर स्त्री बोलने लगता है, जिसके आंसू से ही ठीक हो सकते थे। आंसू पाने के लिए इमोशनल करने बोलता है। किंगू भाई आंसू के बहाने उसे मारने लगता है, लेकिन वह बताता है कि यह सिर्फ इमोशनल करने पर ही हो सकता है। आगे बताता है कि वे इमोशनली आंसू से ही ठीक हो सकते हैं। वुकोंग फिर उसे इमोशनल कर उसके आंसू ले जाता है। इधर राजकुमारी सन्यासी को बता रही होती है कि वह एक दुनिया को बचाना चाहता है, तो इस बच्चे को कैसे छोड़ सकते हैं। बुजिंग का बियर्ड ही गायब हो जाता है। वह काफी रोने लगता है। जन्म के बाद राजकुमारी उस बच्चे को उसके लिए पालना चाहती थी, लेकिन वुकोंग उन्हें फ्रीज करके वसंत जल पिला देता है, जिसके बाद राजकुमारी उस पर गुस्सा हो जाती है कि उसके पूछे बिना उसे पिला दिया। वुकोंग फिर जवाब देता है, उसके मास्टर के लिए धर्म ग्रंथ को लाना ही सब कुछ है, जिसमें किसी और चीज के लिए कोई
कोई जगह नहीं है, उसका रक्षा करना ही उसका कर्तव्य है। सन्यासी उदास होकर वहाँ से चला जाता है। राजकुमारी भी उसके पीछे चली जाती है। फिर देखते हैं सन्यासी अपनी पूरी लाइफ में बिताए पलों को जमीन में लिख रहा होता है, तभी राजकुमारी भी लिखना स्टार्ट करती है। कुछ देर के बाद राजकुमारी रोमांटिक मूड में आ जाती है, लेकिन सन्यासी जो सन्यासी ठहरा और फिर से लिखना स्टार्ट करते हैं। उनको एक बच्ची देख लेती है और प्रिसेप्टर को बता देती है। वे 2-3 किलोमीटर तक लिखते चले जाते हैं, लेकिन लिखना खत्म नहीं होता। उसी वक्त प्रिसेप्टर वहां पहुंच जाती है। सन्यासी को पकड़ने लगते हैं। राजकुमारी उन्हें रोकती है। प्रिसेप्टर उसे दिलासा देती है कि उसे जेल में बंद करेंगे, चोट नहीं पहुंचाएंगे। फिर सन्यासी को गार्ड जेल के बहाने कहीं और ले जा रहे होते हैं। राजकुमारी की सवारी हिरण उसे देख लेता है और राजकुमारी के पास जाकर उसे अपने साथ बैठाकर उसके पास ले जाने लगती है, जहां देखते हैं प्रिसेप्टर सन्यासी को नाव में बैठाकर समुद्र में ढकेल देते हैं। हिरण पहाड़ों से नीचे जंप करके नीचे जाती है। गार्ड उसे रोकते हैं, लेकिन हिरण वहां से जंप करती है। तभी राजकुमारी उस नाव पर जंप करती है और सीधे सन्यासी की बाहों में गिरती है। मैडम प्रिसेप्टर रोने लगती है, क्योंकि उस दुखी समुद्र से कोई भी वापस नहीं आया होता है। नाव के साथ वे बहुत दूर निकल चुके होते हैं। दूर दूर तक जमीन नजर नहीं आ रहा होता। कभी समुद्री तूफान से बचकर या तेज गर्मी के चपेट में आ जाते हैं। वे पानी के लिए तड़प रहे होते हैं। फिर देखते हैं मैडम प्रिसेप्टर मंकी के पास मदद मांगने के लिए जाती है कि वे समुद्र से बहुत दूर चले गए। उकॉम उन्हें ढूंढने लगता है, लेकिन उनका दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं दिखाई देता। फिर देखते हैं वहाँ नाव स्त्रीलोक से बाहर जाने के गेट पर रुकती है, जो पहले से खुला हुआ होता है। नाव के वहाँ पहुँचते ही सबको वह गेट दिख जाता है। राजकुमारी सन्यासी के साथ जाना चाहती थी। सन्यासी पूछता है स्त्रीलोक का क्या होगा। इस पर राजकुमारी बोलती है वह राज्य और उसका भाग्य छोड़ देगी। वुजिंग, बाजी और उकॉम उसके पास जाते हैं। फिर वे वापस आने लगते हैं, लेकिन राजकुमारी गेट के उस पार होती है, अंदर नहीं आ सकती थी। राजकुमारी स्त्रीलोक की रक्त रेखा होती है, यानी जीवन रेखा। उसके बाहर कदम रखती ही उनके राज्य व लोग सब पत्थर में तब्दील हो जाते हैं और स्वयं भी। सन्यासी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। पत्थर टूटकर राजकुमारी और सभी लोग फिर से नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन राजकुमारी होश में नहीं रहती। मैडम प्रिसेप्टर उसके पास बैठकर सोच रही थी कि जब वह छोटी थी तब राजकुमारी की देखभाल करने के लिए प्रिसेप्टर के रूप में चुनी गई थी। मैडम प्रिसेप्टर को नदी में रहने वाली जीव से प्रेम थी, लेकिन उसने उसे कभी नहीं देखी थी, बस महसूस करती थी, क्योंकि वह स्त्रीलोक की बाहरी दुनिया में रहता था। वह रोज उससे मिलने जाती थी। उस रात भी वह उससे मिलने गई थी। उसे बताती है कि अब वह उससे मिलने नहीं आ सकती, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य स्वीकार कर लिया है, जो पूरी लाइफ उस छोटी बच्ची की रक्षा के लिए है, जो होने वाली राजकुमारी थी। वह काफी उदास हो जाता है। सन्यासी दया की देवी को प्रकट होने बोलता है। दया की देवी उससे पूछती है क्या चुनोगे तुम, एक व्यक्ति से प्यार करने के लिए या सभी संवेदनशील प्राणी के लिए। आगे बताती है और जिस दिन वह कसाक, एक प्रकार का कपड़ा होता है जो चर्च के पादरी व सन्यासी लोग पहनते हैं, और जिस दिन कसाक पहनेगा वापस पश्चिम की यात्रा शुरू कर सकता है। राज्य में राजकुमारी को जीवित करने के लिए अपने आराध्य देवी की पूजा कर रहे होते हैं, जहां सभी महिलाएं अपने बालों को काटकर उसे एक साथ जोड़कर जलाते हैं। सन्यासी राजकुमारी के पास जाता है, जहां देखते हैं उसका कसाक अपने ही आप गिरने लगता है। मंकी किंग उसे वापस जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह फिर से गिर जाता है। फिर देखते हैं रास्ता मिलने के बाद नदी में रहने वाला मॉन्स्टर स्त्रीलोक में प्रवेश करता है। फिर देखते हैं राजकुमारी को होश आ जाती है। मॉन्स्टर वाटर उनके सामने जाती है। बहुत सालों के मिलने के बाद दोनों भावुक हो जाते हैं। मैडम प्रिसेप्टर पहली बार उसे देख रही होती है। 20 सालों तक वह उसका इंतजार कर रहा होता है। फिर उन्हें पता चल जाती है कि राजकुमारी जाग गई है, जिसे सुनकर मैडम प्रिसेप्टर खुश हो जाती है और उसे समझाती है कि हर चीज की नियति होती है। उसे वापस समुद्र में मिल जाने के लिए कहती है, जिससे मॉन्स्टर वाटर को गुस्सा आ जाता है और राजकुमारी के पास जाकर सन्यासी और राजकुमारी को ले जाने लगता है। लेकिन किंगू भाई के होते ऐसा कहाँ संभव था। वह दोनों को बचा लेता है। मैडम प्रिसेप्टर राजकुमारी को वापस देखकर बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक लड़की के लिए उसे ठुकराया, फिर पूरे स्त्रीलोक में बवंडर ला देता है। उकोंग उसे रोकने की कोशिश करता है। वुजिंग और बाजी भी रोकने लगते हैं, लेकिन उनका बहाव पूरे स्त्रीलोक को डुबो देता है। एक तरफ सभी पानी में डूब रहे लोगों को देखकर सन्यासी बुद्धा
से प्रार्थना करता है कि वे दुखों के सागर में डूब रहे हैं और सलाह मांगता है कि वे उसे मोक्ष प्रदान कर सके। बुद्धा फिर उसे खत्म कर देता है। राजकुमारी उसका कसाक को पुनः पहना देती है। सन्यासी उसके पास जाकर बताता है कि प्यार ही वह कारण है जिससे हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं। वह उसके लिए रोज हजारों बार सूत्र पढ़ने को तैयार था जब तक कि वह मठ तक नहीं पहुंच जाता, तब उसे मंच पर विराजमान करेगा। कहानी के लास्ट में देखते हैं राजकुमारी सन्यासी को ड्रॉप करने के लिए अपने हिरण में ले जाता है। उसके दिए हुए किताब को पढ़कर वापस लौटा देती है। फिर वे स्त्रीलोक से बाहर निकल जाते हैं। कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।